हेलो स्टूडेंट्स, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉजिकल रीजनिंग टुडे। आप लोगों को पता है पेपर 2 में आपके अराउंड 25 से 30 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग आएगी। पेपर 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, उसमें आज फर्स्ट क्लास है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें वर्बल रीजनिंग भी बोला जाता है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, देन नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो हम आज वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू हैव गॉन थ्रू द लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके अंदर यू हैव सीन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। सो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस आज हम क्लास में करेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, नॉर्मली थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपको दी होती है। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट से नीचे दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, दो सेंटेंसेस लिखे होंगे 1 and 2। आपको ये बताना होता है कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है उससे ये दो कंक्लूजन्स निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। ठीक है, अगर ओनली 1 निकल रही होती है तो वो देखना होता है, ओनली 2 निकल रही होती है तो वो देखना होता है, दोनों निकल रही होती है या कोई भी नहीं निकल रही होती। सो इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज तो आप ए को करेक्ट करते हैं, अगर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज तो आप बी को करेक्ट करते हैं, इफ बोथ फॉलो तो आप सी को करेक्ट करते हैं, और अगर दोनों में से कोई भी कंक्लूजन आपको ठीक नहीं लगती तो आप उसको डी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम कुछ क्वेश्चंस क्लास में करते हैं, एक क्वेश्चंस की पूरी वर्कशीट आपको ऑन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स अलग से मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में आप ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू विल डिसाइड whether the statements whether the conclusions can be drawn from that statement or not। अब आपके अंडरस्टैंडिंग पे तो आपको डिसाइड करना ही है, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ उसी को अपना बेसिस रखना है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, स्पेशली इन द क्वेश्चंस ऑफ कंक्लूजन्स। ठीक है, सो आप स्टेटमेंट से जो डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं वो सही है। अभी इन क्वेश्चंस में जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अ डिग्री इन लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डिग्री बाय यूथ इन इंडिया। नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी है कि लॉ की डिग्री मोस्ट वांटेड डिग्रीज में से एक है इंडिया के अंदर। ठीक है, देन कंक्लूजन लिखा है अ डिग्री इन लॉ गारंटी इज अ गुड प्रोफेशन। ओके, देन सेकेंड कंक्लूजन लिखा है अ डिग्री इन लॉ इज द फर्स्ट चॉइस फॉर यूथ इन इंडिया। नाउ व्हेन आई रीड दिस फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा अ डिग्री इन लॉ गारंटीज अ गुड प्रोफेशन। सो स्टेटमेंट में लिखा है कि जो डिग्रीज है ना वो इंडिया के जो यूथ है उनकी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डिग्री है लॉ के अंदर। सो इससे मैं ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकती कि इसका ये मतलब है कि अ डिग्री इन लॉ गारंटीज गुड प्रोफेशन। वाई? बिकॉज मोस्ट वांटेड डिग्री इसीलिए भी हो सकती है बिकॉज लोगों का लॉ में इंटरेस्ट बहुत है, बिकॉज लॉ की एप्लीकेबिलिटी बहुत है। इसका रीजन स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ ना आपको कि रीजन क्या है कि ये मोस्ट वांटेड डिग्री है, तो आप कंक्लूजन 1 जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज यू डू नॉट नो कि लॉ की डिग्री से गुड करियर की गारंटी है कि नहीं है। ठीक है, समझ आया? सो कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब 2 पे आ जाओ। अ डिग्री इन लॉ इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ यूथ ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट ऑन द फेस ऑफ इट रॉन्ग लग रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ये बोला वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डिग्री है, फर्स्ट चॉइस है या नहीं। ठीक है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट। सो बोथ 1 and 2 आर नॉट इम्प्लिसिट फ्रॉम द स्टेटमेंट। सो इसमें आप कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे? डी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रिटन यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अब आ जाओ सेकेंड पे। देन प्रोटीनेक्स इज बेनिफिशियल फॉर अ मस्कुलर बॉडी। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीनेक्स पाउडर जो होता है वो मस्कुलर बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, ऑल एथलीट्स टेक प्रोटीनेक्स। क्या ये स्टेटमेंट जो है इससे ये कंक्लूजन निकलती है?
नहीं निकलती, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई भी एथलीट्स का मेंशन ही नहीं है, देयर इज नो मेंशन, ना ये लिखा है कि एथलीट्स को मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लिसिट नहीं है, फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट इम्प्लिसिट फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है। देन वी शुड टेक प्रोटीनेक्स फॉर मस्कुलर बॉडी, दिस डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम दिस योर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रोटीन एक्स जो है वो मस्कुलर बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, कंक्लूजन में लिखा है अगर मस्कुलर बॉडी चाहिए तो प्रोटीन एक्स ले, डायरेक्ट है, करेक्ट है, इम्प्लिसिट है, सो दिस इज करेक्ट। सो ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ LUBMS प्रोग्राम आर ब्राइट, ठीक है। जो LUBMS प्रोग्राम है ये कोई कोर्स होगा, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ब्राइट है। Then conclusion, many companies visit the LUBMS program for campus placement. Now हमें campus placement के बारे में नहीं बताया है, ना तो हमें ये बताया है कि इस प्रोग्राम में कैंपस प्लेसमेंट होती है, ना हमें ये बताया कि कंपनीज विजिट करती है, ना हमें ये बताया कि बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं। तो ये कुछ भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सेकंड पे आ जाओ, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ LUBMS आर नॉट ब्राइट। अब ये लिखा है कि इस कोर्स में मोस्टली बच्चे जो हैं वो ब्राइट हैं, तो इसका यह मतलब भी हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो ब्राइट नहीं है। तो ये जो है कंक्लूजन ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से फॉलो कर रही है, सो ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पे, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लीची, ठीक है। इंडिया लीची का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये स्टेटमेंट है आपकी, आपने समझ ली। अब आप कंक्लूजन पढ़ेंगे, इंडिया ओनली एक्सपोर्ट्स लीची, ऑब्वियसली नॉट इम्प्लिसिट, इसलिए लिखा है इंडिया लीची का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंडिया सिर्फ लीची ही एक्सपोर्ट करता है, सो फर्स्ट इज नॉट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का ये मतलब होता है कि स्टेटमेंट से आप वो कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, तो आप उसे इम्प्लिसिट बोल दोगे, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन पे आ जाओ, चाइना एंड जापान आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स ऑफ लीची फ्रॉम इंडिया। अब फ्रॉम द स्टेटमेंट हमको नहीं पता कि ये जो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो हैं, पर किस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं ये स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा, ठीक है। सो 2 इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट बिकॉज देर इज नो मेंशन ऑफ द कंट्रीज वी आर एक्सपोर्टिंग टू, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट से आपको समझना है, हो सकता है चाइना और जापान सच्ची में हमारे सबसे बड़े इंपोर्टर्स हों, बट स्टेटमेंट में जितना मेंशन है सिर्फ उसी के बेसिस पे आप आंसर लिखेंगे, इसीलिए सेकंड भी इम्प्लिसिट नहीं है, दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो फिफ्थ, SRK इज अ फेमस फिल्म स्टार, ठीक है। SRK earns handsome amounts of money every year through advertisement of the product he endorses. He is a very famous film star और वो जो भी प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट करता है उससे बहुत पैसे कमाता है, ये लिखा हुआ है। चलो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल फेमस फिल्म स्टार्स अर्न हैंडसम अमाउंट थ्रू एडवर्टीजमेंट। क्या सारे फिल्म स्टार्स जो है वो हैंडसम अमाउंट अर्न करते हैं? हमें नहीं पता, सेंटेंस में सिर्फ SRK की बात हुई है, सारे फिल्म स्टार्स की बात नहीं हुई है, तो 1 इज नॉट इम्प्लिसिट, ठीक है। स्टेटमेंट में 1 के बारे में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता, 1 इज नॉट द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, क्योंकि बाकी फिल्म स्टार्स के बारे में बात ही नहीं की है, सो दिस इज नॉट ट्रू। SRK बीइंग फेमस एंडोर्सेस ओनली फेमस ब्रांड। अब सेकंड इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट। स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो, स्टेटमेंट में लिखा है कि SRK बहुत फेमस फिल्म स्टार है और वो बहुत पैसे कमाता है ब्रांड एंडोर्समेंट करके, ठीक है, इतना लिखा है बस। अब सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है? SRK क्योंकि फेमस है वो सिर्फ फेमस ब्रांड की एंडोर्समेंट करता है। क्या सेंटेंस में ऐसा लिखा है? क्या स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है? नहीं, स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि वो बहुत एंडोर्समेंट करता है, फेमस ब्रांड की करता है या फेमस ब्रांड की नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सेकंड भी जो है वो इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है कि वो सिर्फ फेमस ब्रांड की ऐड करता है, ऐसा नहीं लिखा स्टेटमेंट पे, तो सेकंड भी इम्प्लिसिट नहीं है। बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नाइदर ऑफ देम आर इम्प्लिसिट। अब आ जाओ सिक्स्थ पे, रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन बोथ क्वालिटी एंड
एडवर्टीजमेंट। सो जो रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो MBA कराते हैं, उनको बोला जाता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। वो क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं और एडवर्टीजमेंट पे भी फोकस करते हैं। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। देयर आर ओनली 2 important फैक्टर्स फॉर रेप्यूटेड मैनेजमेंट इन इंस्टीट्यूट, क्वालिटी एंड एडवर्टीजमेंट। अब देखो ये ओनली वर्ड से ही ना ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऊपर लिखा है कि रेप्यूटेड जो MBA कॉलेजेस होते हैं वो क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं और एडवर्टीजमेंट पे भी फोकस करते हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रही है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्वालिटी और एडवर्टीजमेंट। ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ उनके फोकस की बात हो रही है, वो सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं लिखा। तो सिर्फ ओनली की वजह से ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब सेकंड पे आ जाओ। स्मॉल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स फोकस ओनली ऑन वन ऑफ द क्वालिटी और एडवर्टीजमेंट। सो इसमें लिखा है कि जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो इतने रेप्यूटेड नहीं होते, वो दोनों में से किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। सो छोटे इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, इसीलिए सेकंड भी इम्प्लिसिट नहीं है। नीदर ऑफ देम आर इम्प्लिसिट, इसीलिए करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, स्टेटमेंट में जितना लिखा है उसके हिसाब से डिसाइड करें। स्टेटमेंट में बताया ही नहीं है स्मॉल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स किस पे फोकस करते हैं, तो हम उसकी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ना 1 सही है ना सेकंड सही है, बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट। 7th पे आ जाओ। स्टेटमेंट, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम स्कोर्ड 300 रन्स आउट ऑफ विच एंड्रयू साइमंड्स स्कोर्ड 151। नॉर्मल सेंटेंस है, 300 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने, जिसमें से साइमंड्स ने अकेले 151 रन बनाए। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ो। एंड्रयू साइमंड्स वॉज द हाइएस्ट रन स्कोरर ऑफ द मैच। क्या इसमें ऐसा लिखा है कि एंड्रयू साइमंड्स ने 151 रन्स बनाए 300 में से, तो क्या वो हाईएस्ट रन स्कोरर हो गया मैच का? अब आप बोलोगे कि टोटल रन ही 300 बने, उसमें से 151 एंड्रयू साइमंड्स ने बना लिए, तो 149 रन बनाए होंगे किसी ने, तो हायर तो एंड्रयू साइमंड्स ही बना। अब सेंटेंस में पढ़ो, सेंटेंस में लिखा है मैच। ये लॉजिकल रीजनिंग में आपका यही वाला दिमाग चेक करते हैं। ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा लॉजिक के साथ और आप कितने आप प्रेजेंट माइंडेड हो, कितना ज़्यादा आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ते हो, समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बनाए, एंड्रयू साइमंड्स ने अकेले 151 रन बनाए, ये स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट में बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है कि एंड्रयू साइमंड ने हाईएस्ट रन बनाए। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज मैच की बात हो रही है, और जो स्टेटमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के बारे में। हमें क्या पता मैच में किसने क्या कितने रन बनाए? अगर दूसरी टीम की इनिंग्स भी दी होती और उनका स्कोर और उनके प्लेयर्स का स्कोर दिया होता, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते। इस स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मैच में सबसे ज़्यादा रन उसी ने बनाए। हो सकता है अपोजिट टीम में किसी ने उससे भी ज़्यादा रन बनाए हो। ठीक है, सो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट। समझ आ रहा है? साइमंड्स स्कोर्ड 66 रन्स इन सिंगल्स ओनली। अब ये भी हमें नहीं पता कि 66 रन उसने सिंगल्स ओनली में बनाए हैं या नहीं बनाए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट। तो द करेक्ट आंसर इज डी। अब आ जाओ 8th पे। ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून देयर इज अ शार्प हाइक इन प्राइस ऑफ अल्फोंसो मैंगोज। मॉनसून के वजह से अल्फोंसो मैंगोज के प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या आती है? अल्फोंसो मैंगो आर इन डिमांड एट एनी प्राइस। अब सिर्फ अल्फोंसो मैंगो के प्राइस की बात हो रही है, डिमांड की बात नहीं हो रही है। सो वी कैन नॉट से कि ये वाली कंक्लूजन इम्प्लिसिट है, बिकॉज स्टेटमेंट में डिमांड से रिलेटेड कोई बात करी ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। The onset of monsoons affect the market for Alfonso mango. This is definitely implicit, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि मॉनसून की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं अल्फोंसो मैंगो के, और कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ठीक है मॉनसून की वजह से अल्फोंसो की मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट तो आएगा ही अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो। ठीक है, सो सेकेंड वाली इज इम्प्लिसिट, ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलो। वॉट इज एन RDX एक्सप्लोजिव? फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स लाइक अ सिंपल हार्मलेस ऑब्जेक्ट। RDX एक्सप्लोजिव फ्रॉम द आउटसाइड लुक्स लाइक अ सिंपल हार्मलेस ऑब्जेक्ट,
but its real contents are so deadly that they are sufficient to blast off an entire compartment of train or even a plane. ये लिखा हुआ है. अब आज हम इसके conclusions पढ़ते हैं. RDX explosive can cause massive destruction by killing a number of persons with a single explosion. ये तो directly लिखा ही हुआ है कि एक सिंगल एक्सप्लोजन से पूरा कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन या प्लेन पूरा ब्लास्ट हो सकता है. सो इट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. इम्प्लिसिट, सिंपली हम डायरेक्टली समझ पा रहे हैं. सेकेंड पढ़ते हैं, द RDX एक्सप्लोजिव इज ओनली यूज टू ब्लास्ट ट्रेन एज इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज इन सच सेटिंग्स. ऐसा स्टेटमेंट में नहीं लिखा है. स्टेटमेंट में सिर्फ ये उसकी पावर के लिए बताया है कि एक पूरा का पूरा ट्रेन का कंपार्टमेंट उड़ा सकता है या प्लेन उड़ा सकता है. सो इसमें ये नहीं लिखा कि इसको सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है. ठीक है. सो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट. इसका है ओनली वन इज इम्प्लिसिट. द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. ऐसे आपको डिसाइड करना है. जो स्टेटमेंट में लिखा है बस उसी के बेसिस पे अपनी तरफ से अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज की, किसी को आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई नीड नहीं है. ठीक है. चलो. Then 10th question, don't park here. If you violate the non-parking sign, a penalty of 5,000 will be charged. Okay. Conclusion 1, the same penalty is charged for every wrong parking offence. This is for every wrong parking offence. अब ये लिखा है don't park here. यहाँ पे पार्क करने की 5,000 पेनल्टी है. ठीक है. बाकी हर जगह की क्या पेनल्टी है ये हमें नहीं पता. So this is not implicit. एवरी रॉन्ग पार्किंग का लिखा है, यहाँ पे हियर लिखा है ना, तो यहाँ की बात हो रही है. बाकी जगह क्या होता है नहीं पता, इसीलिए नॉट इम्प्लिसिट. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आंसर डिसाइड करने में. दिस वार्निंग इज रिटन आउटसाइड ऑल नॉन पार्किंग जोन्स. अब ये भी हमें नहीं पता कि ये वार्निंग सब जगह, ऑल लिखा है ना, ऑल मतलब हर जगह लिखी होती है. हमें नहीं पता कि लिखी होती है या नहीं लिखी होती. स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. हम सिर्फ स्टेटमेंट से हमें समझ नहीं आया कि लिखी है या नहीं लिखी है, तो हम इसको नॉट इम्प्लिसिट करेंगे. द करेक्ट आंसर इज डी. नीदर ऑफ देम आर इम्प्लिसिट. 11th पे आ जाओ. Whenever there is a match between India and Pakistan, Mr. Sahai takes leaves from office. Mr. Sahai is in office today. So जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, मिस्टर साहे जो है वो ऑफिस से लीव ले लेते हैं और आज वो ऑफिस में ही है. देयर इज नो मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये तो डायरेक्टली इम्प्लिसिट है. जब भी मैच होगा वो छुट्टी लेंगे. आज छुट्टी नहीं ले रखी तो इसका ये मतलब है दैट देयर इज नो मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुडे. सो 1 इज इम्प्लिसिट. Second, Mr. Sharma always goes to his office except on India Pakistan match days. अब आप on the face of it, it appears to be implicit. ऐसा लगता है कि हाँ ये भी वही बात है, पर ये वो बात नहीं है. देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान की छुट्टी सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मिस्टर साहे छुट्टी लेता है. ठीक है. अब कंक्लूजन 2 वाले सेंटेंस दोबारा पढ़ो. मिस्टर शर्मा ऑलवेज गोज टू हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान मैच डेज. एक तो शर्मा की जगह सहाय होना चाहिए. ठीक है. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि वो हर दिन ऑफिस जाते हैं एक्सेप्ट जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसके अलावा वो कभी छुट्टी नहीं लेते. यही मतलब हुआ इसका. क्या ये ट्रू है? नो. उसके अलावा भी छुट्टी लेते होंगे, हमें क्या पता. ठीक है. सो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 इज इम्प्लिसिट. 12th पे आ जाओ. ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर ईदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और MBA. ठीक है. मेरी फैमिली के हर मेल मेंबर या तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर एक MBA है. ठीक है. अब कंक्लूजन 2 पे आ जाओ. कंक्लूजन 1 पे, आई एम सॉरी. मिसेज मीना इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली. मिसेज मीना लिखा है तो शी इज अ फीमेल. एज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली शी इज ईदर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और MBA. क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स की बात हो रही है. फीमेल मेंबर्स क्या करती है? आई कैन नॉट से फ्रॉम द स्टेटमेंट. सो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सॉल्व करना है. देन मिस्टर प्रकाश इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली. ही इज ईदर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एन MBA. सो मिस्टर लिखा है तो मेल मेंबर है, फैमिली का मेंबर है, तो ये वो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या MBA होगा. ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिखा है. दिस आई कैन कंक्लूड. सो इसका करेक्ट आंसर है B. ओनली 2 इज इम्प्लिसिट. ठीक है. समझ आ रहा है. कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है.
ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़े, पर ऐसे भी नहीं आएंगे जिसमें आप बिल्कुल लगे रहो और फिर भी आंसर ना आए, ठीक है, इतना भी हाई लेवल नहीं होगा। 13th, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, राधा देवी इज एन ऑनेस्ट लेडी। देखो अब ये है क्वेश्चन कि सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं और राधा देवी ऑनेस्ट है, सो क्या इसका ये मतलब है कि वो पॉलिटिशियन है? नो, सारे पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट होते हैं, राधा देवी ऑनेस्ट है। जो लोग पॉलिटिशियन नहीं होते उनकी ऑनेस्टी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि राधा देवी इसीलिए ऑनेस्ट है क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के अलावा भी लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं, सो आई कैन नॉट से कि वो पॉलिटिशियन है या नहीं, ठीक है। सो सेकेंड वाला, फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट इम्प्लिसिट। अब सेकेंड पे आ जाओ, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। सो आई डू नॉट नो, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो क्यों ऑनेस्ट है, पॉलिटिशियन है इसीलिए ऑनेस्ट है या फिर पॉलिटिशियन नहीं है इसीलिए ऑनेस्ट है, ठीक है। सो आई कैन नॉट से, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी, नीदर ऑफ देम आर इम्प्लिसिट। अब आ जाओ 14th पे, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द विंड स्पीड्स विल बी बिलो 100 km/h। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो विंड की स्पीड 100 km/h से कम रहेगी, और विंड की स्पीड 100 km/h से कम रही, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर वॉज नॉट कांस्टेंट, अगर क्योंकि कम रही है तो इसका मतलब जो है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। यहाँ लिखा है नॉट कांस्टेंट, तो मैं इसे यहीं पे फॉल्स कर दूंगी, नहीं, कम है स्पीड 100 से, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो फर्स्ट मेरा अपने आप गलत हो गया। दूसरा, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है द टेम्परेचर्स वर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, तो टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, उसका भी वही मतलब होता है कि कांस्टेंट नहीं था। एक सेकेंड, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आई एम सॉरी मैंने उल्टा रीड कर लिया, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द विंड विल बी बिलो 100 km/h। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो विंड स्पीड 100 km/h से कम रहेगी, बट एक्चुअली विंड स्पीड 100 km/h से ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा। सो दिस इज ट्रू। आई थॉट कि ये बिलो लिखा है। देन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा, सो दिस इज ट्रू। टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया होगा, सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 इज ऑल्सो इम्प्लिसिट एंड सेकेंड इज ऑल्सो implicit। अब आ जाओ 15th पे, without abundant rains there will be a decline in the water level beneath the earth this year the rain were deficient। अगर बारिश अच्छे से नहीं होती तो वाटर लेवल beneath the earth डिक्लाइन करेगा, इस साल बारिश अच्छे से नहीं हुई, ये लिखा है सेंटेंस में। कंक्लूजन, द वाटर लेवल मस्ट बी डिक्लाइंड, लिखा ही है, डायरेक्टली फॉलोस, सो 1 इज इम्प्लिसिट। सेकेंड, मिलियंस ऑफ पीपल वर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता इफ देयर वर पीपल हु वर ट्रबल्ड बिफोर बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज और नॉट। सो स्टेटमेंट में जो लोगों की ट्रबल है या शॉर्टेज ऑफ वाटर है इसके बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। सो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ए आएगा इसमें। अब आ जाओ 16th पे, any student who is caught red-handed using unfair means discredits his parents and teachers। जो भी unfair means use करते हैं they are disrespecting their parents and teachers, ये लिखा है। अब conclusion पे आ जाओ। first conclusion, such students try to show that their teachers don't teach properly in the class। बताओ भाई, this is not implicit because ये sentence में नहीं लिखा है कि whether they are cheating because their teacher were not properly teaching in their class or because they do not have a character। Second, stringent actions must be taken against such students, so this is implicit, ठीक है। अब unfair means use कर रहे तो obviously they are discrediting their parents and teachers, तो इसे direct conclusion यही आती है कि उनके against action लेना चाहिए। इसमें आपने थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज किया। अब आ जाओ, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस है 17 से 20।
यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है और ए, बी और सी, डी 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे इन चारों में से कौन सी कंक्लूजन निकाल सकती है, कौन सी कंक्लूजन करेक्ट कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो 17th, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ऑल मेडिसिन्स हैव बेंजीन एज एंजाइम्स। लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन है, सब मेडिसिन के अंदर बेंजीन एंजाइम होता है, मुझे नहीं पता, स्टेटमेंट में लिखा नहीं है। स्टेटमेंट में लिखा है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज समथिंग आई कैन कंसिडर, क्योंकि उसका वही मतलब होता है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन मतलब इट इज गुड फॉर हेल्थ। ऑल मेडिसिन दैट मेक यू लाफ आर गुड, डेफिनेटली नॉट। स्टैंड अप कॉमेडी शोज ऑन टेलीविजन आर अ गुड सोर्स ऑफ लाफ्टर। अब लाफ्टर, स्टैंड अप कॉमेडी ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। सो द बेस्ट कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस इज लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब आ जाओ 18th में ऐसे 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालनी है। पहली स्टेटमेंट है प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयज वर्क फॉर 5 वर्किंग डेज विद 9 hours पर डे। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वर्क फॉर 6 वर्किंग डेज एंड 8 वर्किंग आवर्स अ डे। ठीक है, सो उसमें बस कंपेयर किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के लोग 5 दिन काम करते हैं और रोज 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, सो टोटल कितना काम करते हैं 45 आवर्स, 9 5 45 आवर्स। और IOC के एम्प्लॉयज 6 डेज काम करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं, तो 8 6 48 आवर्स वो काम करते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन्स में क्या लिखा है। फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा है IOC एम्प्लॉयज आर बेटर देन प्राइवेट एम्प्लॉयज। अब इस जस्ट बिकॉज दे वर्क मोर दैट डज नॉट मीन कि वो बेटर है। ठीक है, आपको नहीं पता गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज कितने इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, दीज आर देयर वर्किंग आवर्स। उस वर्किंग आवर्स में एक्चुअल काम होता है नहीं होता, यू कैन नॉट से, सो आप उनको बेटर एम्प्लॉयज नहीं बोल सकते। देन बी पे आ जाओ, IOC एम्प्लॉयज वर्क मोर देन प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज। ये तो सच है, प्राइवेट कंपनी वाले 45 आवर्स काम करते हैं और ये 48 आवर्स काम करते हैं, तो दिस आई कैन कंसिडर। फर्स्ट वाला तो गलत है। प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज वर्क मोर देन IOC एम्प्लॉयज, वो तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि ये कंक्लूजन नहीं है। डी IOC एम्प्लॉयज आर मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। नाउ वी कैन नॉट से अबाउट द एफिशिएंसी बाय लुकिंग एट दीज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सिर्फ वर्किंग आवर्स की बात करी है, एफिशिएंसी की बात नहीं करी है, इसीलिए मैं डी को भी करेक्ट नहीं बोलूंगी, डी भी मैं कंक्लूजन नहीं निकाल सकती, तो करेक्ट आंसर इज बी। 19th, ऑल एथलीट्स इन द एशियन एथलेटिक्स टीम्स आर टैलेंटेड। सो जितनी भी एशियन एथलेटिक टीम्स होते हैं उसके अंदर सारे एथलीट्स टैलेंटेड होते हैं। ऑल इंडियन एथलीट्स आर नाउ इन एशियन एथलेटिक्स टीम। जितने भी इंडिया के एथलीट्स थे वो अब टीम में हैं। अब कंक्लूजन्स देखते हैं। सम इंडियन एथलीट्स आर टैलेंटेड, फॉल्स, क्योंकि सारे इंडियन एथलीट सिलेक्ट हुए हैं और सब टैलेंटेड होते हैं, तो सम नहीं आएगा, ऑल इंडियन एथलीट्स आर टैलेंटेड, विच इज बी। सारे एशियन एथलीट्स टैलेंटेड होते हैं, सारे इंडिया के एथलीट्स एशियन एथलीट्स होते हैं, मतलब सारे इंडिया के एथलीट्स, ए लीड टू बी, बी लीड टू सी, दैट मीन्स ए लीड टू सी। समझ आया? ट्रांजिटिविटी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इंडिया डज नॉट हैव एनी एथलीट्स इन देम, नहीं, इंडिया हैज मोर क्रिकेटर्स देन एथलीट्स, नो मेंशन ऑफ क्रिकेटर्स, सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब आ जाओ 20 पे। Next year, salary of all people working in Bata Hindicom will increase by 1 lakh per year. Okay. Current income difference between employees of Bata Hindicom and Arun Subhash is 2 lakhs. So Bata Hindicom अगले साल हर एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख पर ईयर से बढ़ा रही है और बाटा इंडिकॉन के 2 एम्प्लॉयज अरुण और सुभाष की सैलरीज में भी 2 लाख का डिफरेंस है। सिंपल, उसके बेस पे अब देखो क्या कंक्लूजन निकलेगी। अरुण की सैलरी विल बी हायर आफ्टर द इंक्रीमेंट इन द सैलरी। 2 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों की इंक्रीमेंट लगनी है।
सो अरुण की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों की इक्वल इंक्रीमेंट लगेगी. देन सुभाष सैलरी विल बी हायर देन अरुण फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि अरुण और सुभाष की सैलरी का डिफरेंस 2 लाख है. ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसलिए ना ए करेक्ट हो सकता है कि अरुण की ज़्यादा हो जाएगी, हमें पता ही नहीं है, ना बी करेक्ट हो सकता है कि सुभाष की ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी उसकी ज़्यादा है या अरुण की ज़्यादा है. अब सी पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड सुभाष सैलरी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों की सैलरी 1-1 लाख से बढ़ेगी तो डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा. दिस इज ट्रू. वेरी इजी, नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये तो. अब लास्ट 5 क्वेश्चंस, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे. बॉम्बे इज मोर एक्सपेंसिव देन दिल्ली, दिल्ली इज मोर एक्सपेंसिव देन कैलकाटा, बॉम्बे इज मोर एक्सपेंसिव देन कैलकाटा. सो बॉम्बे मोर एक्सपेंसिव देन दिल्ली, दिल्ली मोर एक्सपेंसिव देन कैलकाटा, तो सीधा बॉम्बे इज मोर एक्सपेंसिव देन कैलकाटा. दिस इज ट्रू, तो हम इसे ट्रू करेंगे. प्रॉबेबली ट्रू इसलिए नहीं करें, प्रॉबेबली ट्रू का मतलब हो सकता है सच हो, ये तो दिख ही रहा है सच है. ठीक है, सो इसे ट्रू करेंगे. फॉल्स और कांट से तो हो ही नहीं सकता. देन 22, बास्केटबॉल प्लेयर्स आर जनरली टॉल. जनरली लिखा है. ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर जनरली टॉल होते हैं. जीवन इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, जीवन बास्केटबॉल खेलता है तो जीवन टॉल है. क्या हम ये डेफिनेटली ट्रू कर सकते हैं? नहीं. ठीक है, फॉल्स भी नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि दे आर जनरली टॉल, वो जनरली लंबे होते हैं, कुछ कुछ छोटे भी होते हैं, इसका ये मतलब है. प्रॉबेबली फॉल्स भी नहीं कह सकते, इसमें क्या बोलेंगे? कांट से. वी कैन नॉट से कि वो टॉल है या नहीं. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 23. सम एक्टर्स आर डांसर्स, ऑल दोज हु आर डांसर्स आर पेड वेल. कुछ एक्टर्स जो हैं वो डांसर्स हैं और जो भी डांसर्स हैं उनको अच्छे से दे आर पेड वेल. सो इससे क्या ये कंक्लूजन्स निकलता है दैट सम एक्टर्स आर पेड वेल? यस, बिकॉज सम एक्टर्स आर डांसर्स, पूरे एक्टर्स में से कुछ एक्टर जो हैं वो डांसर हैं और जितने भी डांसर हैं उनको अच्छे से दे आर पेड वेल. सो कुछ एक्टर्स को पेड वेल होता है. सो दिस इज ट्रू. 23 का ए. प्रॉबेबली ट्रू नहीं, डेफिनेटली ट्रू है ये. पूरे डांसर्स में से कुछ एक्टर्स हैं जो डांसर्स हैं और सारे डांसर्स को पे अच्छे से मिलती है, तो मतलब कुछ एक्टर्स को मिलती है. नॉर्मल कॉमन सेंस की क्वेश्चन है ये. टीचर्स पनिश स्टूडेंट्स व्हेन दे डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क. रवि इज अ टीचर पनिश्ड सोनी इन स्कूल टुडे. सो जब भी बच्चे स्कूल में होमवर्क करके नहीं आते टीचर उनको पनिश करती है. आज टीचर ने सोनी को पनिश किया. सो क्या इसका ये मतलब है कि सोनी ने होमवर्क नहीं किया था? आप डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है किसी और वजह से उसको पनिश किया हो. तो वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से. अगर उसे पनिशमेंट मिली है, वी डू नॉट नो कि इसका रीजन होमवर्क कंप्लीट करना है या नहीं है, इसीलिए मैंने कांट से किया इसका. लास्ट क्वेश्चन. स्मार्ट मैनेजर्स आर दोज हु हायर स्मार्ट एम्प्लॉयज. सो स्मार्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो स्मार्ट एम्प्लॉयज को हायर करते हैं. टू बी अ स्मार्ट मैनेजर आई जस्ट हैव टू हायर स्मार्ट एम्प्लॉयज. सो स्मार्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो स्मार्ट एम्प्लॉयज को हायर करते हैं. ये लिखा है. क्या इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मुझे स्मार्ट मैनेजर बनने के लिए एम्प्लॉयज सिर्फ जस्ट लिखा है, सिर्फ एम्प्लॉयज को हायर करने से मैं स्मार्ट मैनेजर बन जाऊंगी? और भी तो क्वालिटीज होती होंगी स्मार्ट एम्प्लॉय मैनेजर की. सो जस्ट बिकॉज इसमें ये वर्ड यूज किया हुआ है ना, जस्ट, सिर्फ एक यही क्वालिटी चाहिए, इसकी वजह से इसका आंसर बन जाता है कांट से. आई कैन नॉट से कि सिर्फ इसी क्वालिटी से मैं स्मार्ट मैनेजर बन जाऊंगी या नहीं बनूंगी. So these kind of questions are called statement and conclusion questions. They are a part of verbal reasoning. ठीक है, नॉर्मल आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकालेंगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे. इन क्वेश्चंस के ये 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए किस किस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. 1-2 PDFs 2 वर्कशीट्स मिनिमम मैं हर टॉपिक की दूंगी. उन वर्कशीट्स को आप सॉल्व करेंगे, विद आंसर्स दूंगी. उन वर्कशीट्स को सॉल्व करो, आंसर्स देखो, विद प्रैक्टिस आप इस टॉपिक को एस कर लोगे बहुत आराम से. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट भी मैं आज की क्लास में इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल इसके जैसा है. कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो, ठीक है,
उस स्टेटमेंट से निकालते हो कंक्लूजन। स्टेटमेंट पढ़ो, इसके बाद क्या होगा, इससे मेरे को क्या समझ आया, वो कंक्लूजन बन जाता है। अजम्पशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें बोला जाता है, एक सेकेंड, स्टेटमेंट एंड assumptions। सो स्टेटमेंट एंड assumptions वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? स्टेटमेंट और कंक्लूजन में क्या होता है, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, इससे मुझे जो समझ आया वो कंक्लूजन है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या assumption है, वो स्टेटमेंट एंड assumption। सो द रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट, ठीक है, इज योर assumption। जैसे नॉर्मल में अगर एक बात एक सेंटेंस में यूज कर दूं, दैट इंडिया इज द बर्डन ऑन इंडियाज रिसोर्सेज इज वेरी ह्यूज, ठीक है। सो इसका ये अजम्पशन है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी वजह से इंडिया के रिसोर्सेज पे बर्डन ज्यादा है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे उसके ऑप्शंस होते थे वैसे ही इसी के ऑप्शंस है। If only assumption 1 is implicit, if only assumption 2 is implicit, if both are implicit, if neither are implicit, A, B, C, D। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, UPSC is tougher than MPPSC, so I will appear in MPPSC। एक बंदा ये बात बोल रहा है कि UPSC इस एग्जाम से ज्यादा मुश्किल है तो मैं तो MPSC का एग्जाम दूंगा। सो उसने ऐसा क्यों बोला होगा, क्या उसका रीजन ये होगा, ठीक है। अजम्पशन का ये मतलब होता है कि ये बोलने के पीछे रीजन क्या है। एवरी ग्रेजुएट शुड अपीयर इन MPSC, क्या ये रीजन रहा होगा? नो, ठीक है। वही उसका ये वजह थोड़ी ना है कि हर ग्रेजुएट को करना ही चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, वन शुड अवॉइड टफर थिंग्स बिकॉज वन माइट फेल इन देम एंड फेलियर माइट लीड टू अ लॉस ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड इफ समथिंग इज इजी द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इज हाई। नाउ दिस इज द रीजन दैट पर्सन इज सेइंग कि वो MPSC में अपेयर करेगा। वी हैव फाउंड द रीजन, सो दिस इज इम्प्लिसिट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दैट सेंटेंस, कि उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, वही अजम्पशन होती है। सो यही रीजन है कि वो इजी एग्जाम में अपीयर करना चाहता है, क्योंकि जो एग्जाम टफ होते हैं उसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फेल होने से टाइम लॉस होता है, इसलिए जो इजी है वहां पे सक्सीड करने के चांसेस हाई हैं, इसीलिए वो इजी एग्जाम लिखने की बात कर रहा है। सो बी इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज इम्प्लिसिट और द करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड पे आ जाओ, रहीम इज अ टॉल बॉय। अब ये नॉर्मल सी सेंटेंस है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये बोला जा रहा है कि रहीम टॉल बॉय है। देखते हैं क्या रीजन है। रहीम्स फादर्स हाइट इज 6 feet and 7 inches। सो रहीम को मैं लंबा बोल रही हूँ, क्या इसकी वजह यह है क्योंकि उसके फादर की हाइट इतनी है? नो। अब मैं किसी को टॉल बोलूंगी तो उसकी हाइट के बेस पे बोलूंगी, ना कि उसके फादर की हाइट के बेस पे। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली नॉट इम्प्लिसिट। देन एनी हाइट अबव 6 feet इज कंसिडर्ड टू बी टॉल। अब मैं रहीम को टॉल बोल रही हूँ, ठीक है, उससे क्या उसका रीजन यह है कि 6 feet एंड अबव की हाइट को मैं टॉल कंसिडर करती हूँ। मैं किस हाइट को टॉल कंसिडर करती हूँ ये तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट, सो इसका करेक्ट आंसर है डी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम माई ऑफिस। अब मैं ये एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि मेरे ऑफिस से मेरे घर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। क्यों मैंने ये सवाल पूछा, क्या रीजन है? द होम इज एट द सेंटर ऑफ द सिटी, पता नहीं इसका रीजन क्या है। मेरे होम की पोजीशन क्या है, ये अजम्पशन मैं नहीं निकाल सकती इससे। नॉट इम्प्लिसिट। माई ऑफिस इज 10 kilometer अवे फ्रॉम द पार्क विच इज 1 kilometer अवे फ्रॉम द ऑफिस। ये पार्क, होम, ऑफिस, ये सब रीजन्स की वजह से मैं नहीं पूछ रही, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट, तो इसका आंसर है डी, नाइदर आर इम्प्लिसिट। फोर्थ, A says to B, refer to Cambridge dictionary instead of Oxford dictionary to be good at English। So A ने B को बोला कि अगर अच्छी इंग्लिश चाहिए तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी यूज करो, ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी से बेटर है कैम्ब्रिज, ठीक है। सो अब A ने B को ऐसा क्यों बोला होगा ये देखना है। B wants to be good at English, ऑब्वियसली इसीलिए बोला होगा क्योंकि B wants to be good at English, तो इसलिए वो टिप्स दे रहा है कि गुड इंग्लिश की क्या टिप्स हैं। सो ऑब्वियसली ये रीजन रहा होगा, A इज अ गुड एडवाइजर। अब ये मुझे नहीं पता, ठीक है,
ए बी को बता रहा है क्योंकि बी को ही वॉन्ट्स टू बी गुड एट इंग्लिश. अब वो अच्छा एडवाइजर है या नहीं, वी कैन नॉट से. सो इसका करेक्ट आंसर है ए. ओनली वन इज इम्प्लिसिट. हाउ गुड बी एन एडवाइजर इज, वी कैन नॉट से. या बी एडवाइस इसीलिए दे रहा है बिकॉज ही इज गुड एडवाइजर, आई डोंट नो. Narayan, the CEO of the company, says to his employees, achieve the targets we have set for you or I will fire you. नारायण CEO है कंपनी का, अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है जो टारगेट सेट किया है उसे अचीव करो, अदरवाइज मैं तुम्हें फायर कर दूंगा. इसके पीछे अजम्पशन क्या रही होगी, ये हमें देखना है, क्या वजह रही होगी. विद नारायण स्टेटमेंट द एम्प्लॉय विल वर्क हार्ड टू अचीव हिज टारगेट्स. नारायण ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो हार्ड वर्क करेगा. सो दिस इज डेफिनेटली द अजम्पशन. ही इज अज्यूमिंग कि उसके ऐसा बोलने से एम्प्लॉय विल वर्क हार्ड. सो दिस इज ट्रू. All bosses are in the habit of intimidating their employees. Now what do you say about this? So we cannot say कि उसने ऐसा इसीलिए बोला because he has this habit of intimidating his employees. We cannot say about his habit. We cannot say कि ये reason है कि उसने warning दी. So इसका correct answer है A. 6th पे आ जाओ. In the last year, Lucknow University has launched a number of management courses for a better future of its students. लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज लॉन्च किए अपने स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए. ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या होगा, क्या अजम्पशन रहा होगा, क्या सोच रही होगी, ये देखना है. दीज कोर्सेज में अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे कोर्सेज, तभी तो लॉन्च किए. बच्चे ही नहीं आने होते तो लॉन्च ही क्यों करते, ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द अजम्पशन कि बच्चे आएंगे, अट्रैक्ट होगा ये कोर्सेज, अट्रैक्टिव होगा. लखनऊ यूनिवर्सिटी इज कॉन्शियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल्सो द अजम्पशन कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉन्शियस है तभी वो ऐसा कर रही है. दिस इज द रीजन दैट लखनऊ यूनिवर्सिटी इज लॉन्चिंग. सो इसका आंसर होगा सी. बोथ आर इम्प्लिसिट. 7th पे आ जाओ. We should take permission from the director of the college in order to organize the annual fest. अब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कह रहा है कि एनुअल फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन लेनी चाहिए डायरेक्टर से. अब क्या अजम्पशन है कि वो ऐसा बोल रहा है. विदाउट द डायरेक्टर्स परमिशन वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज द एनुअल फेस्ट. ट्रू. इसीलिए बोल रहा है क्योंकि बिना परमिशन के नहीं करा सकते. देन द डायरेक्टर डज नॉट वॉन्ट टू सेलिब्रेट द एनुअल फेस्ट. ये हमें नहीं पता, हमें क्या पता कि वो चाहता है या नहीं चाहता. तो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, ओनली वन इज इम्प्लिसिट. ए. 8th पे आ जाओ. इफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन HRM इन इंडिया जॉइन XLRI. XLRI कॉलेज है, ठीक है. इफ यू वांट टू स्पेशलाइज HRM तो आप XLRI ज्वाइन करिए. सो ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि XLRI प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन इन HRM. ऑब्वियसली ऐसा यही अजम्पशन है, इसीलिए ये एडवाइस दी जा रही है. XLRI has the best HRM कोर्स इन इंडिया, इसीलिए ये बोला जा रहा है अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो वहाँ से करो. क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट कोर्स है और वो स्पेशलाइजेशन देते हैं, तभी बोला जा रहा है. सो बोथ आर इम्प्लिसिट. सी. 9th. Most rural folks are uneducated and therefore superstitious. अब बोला जा रहा है कि मोस्टली जो लोग गांव में रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है एंड दे आर सुपरस्टिशियस, इसीलिए वो सुपरस्टिशियस है. देयरफॉर इसीलिए सुपरस्टिशियस है. तो ऐसा क्यों बोला, बिकॉज द पर्सन हु इज सेइंग इट बिलीव्स एजुकेशन इंक्रीजेज रैशनल थिंकिंग. यस, तभी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बोला जा रहा है सुपरस्टिशियस है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो वो रैशनल थिंकिंग करते. तो दिस इज इम्प्लिसिट डेफिनेटली. रूरल फोक्स डू नॉट गो टू स्कूल. अब ये इम्प्लिसिट नहीं है. अब आप बोलोगे कि क्यों, अनएडुकेटेड का मतलब तो यही होता है कि स्कूल नहीं जाते. दोबारा से सेंटेंस को पढ़ो, इसलिए मैं बोल रही थी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में लिखा है मोस्टली अनएडुकेटेड है और नीचे लिखा है कि गांव के लोग स्कूल नहीं जाते. मोस्टली नहीं जाते, लेकिन पूरे गांव के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे लोग स्कूल नहीं जाते, इसीलिए सेकंड वाला इज नॉट इम्प्लिसिट. सो इसका करेक्ट आंसर ए है. ओनली वन इज इम्प्लिसिट. ठीक है. अब आ जाओ 10th पे. सिंस द एग्जाम इज हेल्ड ऑन द 3rd Sunday of November, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th November दिस ईयर. ठीक है. सो क्योंकि एग्जाम हर 3rd Sunday को होता है नवंबर में, इस साल 18 नवंबर को होगा. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या अजम्पशन है. दिस ईयर इट विल नॉट बी हेल्ड ऑन 15th, 19th, 20th और 21st of November.
या दिस इज द रीजन, दिस इज इम्प्लिसिट, ये तो समझ ही आ रहा है कि 18 को होगा तो 15, 19, 20 और 21 को नहीं होगा क्योंकि 18 को हो रहा है. दिस ईयर इट विल नॉट बी हेल्ड ऑन 16 और 17 को भी नहीं होगा क्योंकि 18 को हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट, बोथ आर इम्प्लिसिट. सी सी इट फर्स्ट ओनली ऑन आवर चैनल. एक एडवर्टाइजमेंट बोल रही है न्यूज़ चैनल पे. न्यूज़ चैनल पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि अगर ये चीज़ देखनी है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आएंगी. अब इस स्टेटमेंट के पीछे अजम्पशन क्या होगी? एडवर्टाइजिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी चैनल. ज़रूरी नहीं है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एडवर्टाइजिंग, ये रीज़न नहीं हो सकता ये बोलने का. वी कैन नॉट से कि यही रीज़न की वजह से बोला जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट इम्प्लिसिट. अदर न्यूज़ चैनल्स डू नॉट वांट टू शो थिंग्स फर्स्ट. अब इसका रीज़न हमें नहीं पता कि अदर न्यूज़ चैनल्स हैं या नहीं है. अदर न्यूज़ चैनल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट. सो नीदर ऑफ देम आर इम्प्लिसिट. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी. ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन. टू कीप माई नॉलेज अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स स्ट्रॉन्ग आई रीड द इकोनॉमिस्ट मैगजीन. एक बंदा बोल रहा है कि मुझे वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए मैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन क्यों पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स मैगजीन पढ़ता हूँ. अब हमें उसके अजम्पशंस देखने हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा. अजम्पशन 1, देर इज नो अदर मैगजीन एक्सेप्ट द इकोनॉमिस्ट फॉर वर्ल्ड अफेयर्स. क्या उसने ऐसा इसीलिए बोला कि वर्ल्ड अफेयर्स की कोई और मैगजीन है ही नहीं? नो, हो सकता है और मैगजीन हो. नॉट इम्प्लिसिट. द इकोनॉमिस्ट इज अ चीप मैगजीन. क्या वो इकोनॉमिस्ट इसलिए पढ़ता है क्योंकि इकोनॉमिस्ट चीप मैगजीन है? दिस माइट नॉट बी द रीजन. हमें नहीं पता कि यही रीजन है या नहीं. नॉट इम्प्लिसिट. बोथ ऑफ देम आर नॉट इम्प्लिसिट. इसका करेक्ट आंसर है डी. वो इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसे वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज हो सके. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई और मैगजीन नहीं होती. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इसीलिए पढ़ता है कि चीप है. ठीक है, अब आ जाओ 13th. द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम. एक स्टेटमेंट लिखी है कि इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अब तक की सबसे बेकार चल रही है. क्यों ऐसा बोला होगा? Assumption 1, the present government does not pay heed to the requirements of maintaining law and order. अब law and order को maintain करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की. law and order बेकार चल रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ध्यान नहीं रख रही होगी, इसीलिए ऐसा है. दिस assumption is true. In earlier days the law and order condition was better. This is also true. ये बोला जा रहा है कि अब तक का सबसे बेकार ये वाला सिचुएशन है, तो इसका ये मतलब है कि इससे पहले सिचुएशन बेटर थी. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इसमें बोथ आर ट्रू. सी को आप करेक्ट करेंगे. अब आ जाओ 14th पे. इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में टच $5 billion by 2030, which is 10% of the correct export size. सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो एक सर्विस होती है उसका जो एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो रीच करने वाला है $5 billion 2030 तक, जो कि 10% है टोटल मार्केट का. सो द करंट एक्सपोर्ट साइज इज 50 बिलियन. करंट एक्सपोर्ट साइज 50 बिलियन है. यस, ट्रू. अब बोलोगे ये कैसे पता चला? अगर 10% जो है वो 5 बिलियन है तो 100% कितना होगा? 50 बिलियन. ऐसे मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता किया. ये असम्पशन यही है कि करंट जो है वो 50 बिलियन है, इसीलिए 5 बिलियन को 10% बोला जा रहा है. यहाँ से मुझे ये समझ आया. करंट ईयर इज 2010. अब ये बोला है कि 5 बिलियन जो है वो 2030 में हो जाएगी. ठीक है, अभी कौन सा साल चल रहा है ये तो बताया ही नहीं, इसीलिए दिस इज नॉट इम्प्लिसिट. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 14th का ए. ओनली 1 इज इम्प्लिसिट. अब आ जाओ 15th पे. A Harvard University study raises fresh concerns about anti-allergy drug crocin, which is prescribed to patients following antibiotic medication. Compared to with other two anti-allergy drugs, one of the three must be prescribed. This study shows that crocin significantly raises the risk of adverse side effects following antibiotic medication. So इसमें ये नॉर्मली बेसिकली लिखा हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, उसने एक कंसर्न रेज किया है
कि जितने भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में, उसमें जो क्रोसिन है वो यूज़ होता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर टू. So there is no risk if one of the two of the anti-allergy drugs are administered. क्या इसका ये मतलब है कि और बाकी दोनों में कोई रिस्क नहीं है? No. बाकी दोनों से ज़्यादा रिस्क क्रोसिन में है, ये लिखा है. So this is not implicit. Second assumption read करेंगे. It is necessary to take an anti-allergy drug after एंटीबायोटिक मेडिकेशन. सो यही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक मेडिकेशन के बाद एक एलर्जी ड्रग लेनी होती है जो 3 ही है, ठीक है, और क्रोसिन के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क होने के बावजूद लेनी पड़ती है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई द स्टेटमेंट इज हियर. सो बी ओनली 2 इज इम्प्लिसिट. 16th पे आ जाओ. Children whose mothers eat more Frito-Lays during pregnancy have higher motor skills and more athletic capability than whose mother eat little, according to a British study. So British study में आया है कि जो pregnant ladies Frito-Lays ज़्यादा खाती हैं उनके बच्चों की motor skills और athletic capabilities ज़्यादा होती हैं उन mothers के comparison में जिन्होंने कम खाए होते हैं Lays. So ऐसा इसका reason क्या रहा होगा? Those whose mother did not eat Frito-Lays have zero motor skills. No, zero motor skills होते हैं ऐसा नहीं लिखा, कम होते हैं उनके कंपैरिजन में, कम होता है ऐसा लिखा है, जीरो तो नहीं लिखा है, इसलिए काट दूंगी यहीं पर ही. नॉट इम्प्लिसिट. It is essential for pregnant women to have Frito-Lays in order to have children in higher motor skills and more athletic capability. ये भी बिल्कुल गलत है. कैसे गलत है? ठीक है, इसमें ये लिखा है कि ऐसा नोटिस किया गया है कि जो खाती हैं उनके बेटर मोटर स्किल्स होते हैं. सो मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए लेज खाना एसेंशियल है. दिस इज नॉट द रीजन. बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट. डी. चलो 17th. Many students were caught red-handed and rusticated while using unfair means during the recent university examinations. ठीक है, students were caught red-handed, they were rusticated because they were using unfair means in the exam. अब यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया, क्यों किया होगा? यूनिवर्सिटी authorities have never taken such strong actions earlier. अब ये इससे हमें ये समझ नहीं आ रहा कि पहले यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है या नहीं किया. वी कैन नॉट से अबाउट दिस, तो इसे मैं नॉट इम्प्लिसिट कर दूंगी. अब आ जाओ सेकंड कंक्लूजन पे. द एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी हैड प्रायर नॉलेज अबाउट दिस इशू. ठीक है, सो प्रायर नॉलेज उनको थी या नहीं थी, आई डू नॉट नो. तो ये भी नॉट इम्प्लिसिट है, तो नीदर आर इम्प्लिसिट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब आ जाओ 18th. The parents of majority of students of IIM Ahmedabad have decided to withdraw their wards from the institute to protest against the sharp fee hike. Parents हैं IIM Ahmedabad में, उनके बच्चे पढ़ते हैं. They have decided to withdraw their wards because institution ने जो है वो फीस में शार्प हाइक कर दिया है. ऐसा क्यों उन्होंने किया होगा, क्या रीज़न रहा होगा? It is likely that such attempts will make the IIM Ahmedabad authorities to rethink the sharp fee strike. Obviously वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, यही उनका रीज़न है करने का, यही assumption है. वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करने से अहमदाबाद की जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं वो फी स्ट्राइक के बारे में दोबारा सोचेंगे. ठीक है, रीथिंक करेंगे अपने डिसीजन को. सो दिस इज डेफिनेटली द assumption behind their action. Then the institution will be closed after 10th of June. मतलब this we do not know कि कब close होगा, कब open होगा. Only A के फर्स्ट के बारे में मैं बोल सकती हूँ. So इसका करेक्ट आंसर है A. Only one is implicit. यही रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है. This is what they are assuming. आपको बस ये देखना होता है कि जो भी ये चीज़ हुई इसके पीछे ये assumption रहे हो कि ये assume करके ही ये चीज़ हुई है या नहीं. Then 19th. In the absence of Ravi, Sunil will be teaching mathematics at AMS. तो रवि नहीं आएगा तो सुनील मैथ्स पढ़ाएगा. AMS has only 2 teachers of mathematics. क्या ये रीज़न है? Can you say? ठीक है, we do not know कि 2 टीचर हैं या 2 से ज़्यादा हैं. इससे हमें ये समझ नहीं आता. Not implicit.
रवि इज बेटर देन सुनील, वी कैन नॉट से हु इज बेटर, ये वी कैन नॉट से कि इसी अजम्पशन पे कि रवि बेटर है इसीलिए सुनील बाद में पढ़ाएगा, ये रीजन है ऐसा बोलने का, ऐसा करने का, नहीं पता। डी, ठीक है। 20th पे आ जाओ। इट इज क्लियर फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ, एक सेकेंड, it is clear from the past records of the gym that most people who exercise at the gym regularly maintain the perfect correlation between height and weight. So इसमें ऐसा लिखा है कि जिम के पास रिकॉर्ड से ऐसा समझ में आता है कि जो लोग रोज जिम आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो हाइट और वेट का कोरिलेशन है वो एकदम परफेक्ट रहता है। सो इसके पीछे अजम्पशन क्या है कि एक्सरसाइज एट जिम इज असेंशियल फॉर एवरीवन। क्या ये सबके लिए असेंशियल है? ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसा लिखा है कि जो करते हैं उनका अच्छा हाइट और वेट का कोरिलेशन रहता है। इफ वन वांट्स टू हैव अ वेट अकॉर्डिंग टू हिज हाइट ही शुड एक्सरसाइज एट जिम रेगुलरली, दिस इज द अजम्पशन, ठीक है। ये अजम्पशन है कि अगर हाइट और वेट का परफेक्ट कोरिलेशन रहता है तो इसीलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। 21st, please switch off your mobile phones while you are in class. A notice outside a classroom XYZ. So एक क्लास के बाहर ये नोटिस लगा हुआ था कि जब क्लास में हो तो अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर लो। हमें ये देखना है कि इस नोटिस के पीछे अजम्पशन क्या रहेगी, क्यों ये नोटिस लगाया होगा। फर्स्ट, एवरी स्टूडेंट ऑफ XYZ कीप्स मोबाइल फोन। अब ये मैं नहीं बोल सकती कि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन है या नहीं, कुछ बच्चों के पास मोबाइल फोन होगा तभी लगाया है। अगर यहाँ एवरी की जगह सम लिखा होता तो मैं ए को इम्प्लिसिट मान लेती, वन को इम्प्लिसिट मान लेती, अब नहीं मानूंगी। एवरी लिखा है, आई डू नॉट नो कि एवरी स्टूडेंट हैज, इसीलिए ऐसा लिखा है या नहीं। स्विच्ड ऑन मोबाइल फोन्स माइट डिस्ट्रैक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास, सो दिस इज डेफिनेटली द अजम्पशन। स्विच्ड ऑन मोबाइल फोन्स क्लास में डिस्ट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए ये नोटिस लगाया है। दिस इज द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट, सो बी। 22 पे आ जाओ। If you have the desire to excel, we have a job for you, ठीक है। सो स्टेटमेंट है इफ यू हैव द डिजायर टू एक्सेल, अगर आपको एक्सेल करना है तो आपके लिए हमारे पास जॉब है। अजम्पशन, ऐसा क्यों लिखा होगा? इफ यू डू नॉट हैव अ डिजायर टू एक्सेल वी विल नॉट गिव यू द जॉब विद अस, ऐसा इसीलिए लिखा है? नो। एवरी जॉब रिक्वायर्स द डिजायर टू एक्सेल, ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि हर जॉब के लिए एक्सेल करने की डिजायर होनी चाहिए। ये अजम्पशन है, इसीलिए बोला है अगर आपके पास है तो हम आपको जॉब देंगे। दिस इज अजम्पशन। सेकेंड, बी, ठीक है। सो स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है क्या उसका रीजन अजम्पशंस हैं, क्या इन्हीं के बेसिस पे ये स्टेटमेंट बनी है, ये चेक करना होता है, ठीक है। 23, प्लीज सबमिट योर फी वेल बिफोर 10th February अ नोटिस एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे नोटिस लगा हुआ था कि अपनी फीस सबमिट कर दीजिए 10th February तक। अब क्यों लगा होगा? अनलेस दे आर इंस्ट्रक्टेड थ्रू अ नोटिस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट सबमिट देयर फी। ऑब्वियसली बिना इंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट फीस नहीं देते होंगे, इसीलिए लिखा है। दिस इज द अजम्पशन कि जब तक नहीं लगाएंगे नोटिस नहीं मिलेगा फीस, तो दिस इज द अजम्पशन। ट्रू। इंस्टीट्यूट विल बी क्लोज्ड आफ्टर 10th of August, हमें नहीं पता इंस्टीट्यूशन क्लोज होगा नहीं होगा, ये रीजन है या नहीं, सो वी कैन नॉट से। तो बी सेकंड वाले को मैं नॉट इम्प्लिसिट करूंगी, करेक्ट आंसर होगा ए। अब 24th पढ़ते हैं। द टेलीफोन डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड गोइंग होम टू कलेक्ट बिल्स। अब टेलीफोन डिपार्टमेंट होम टू होम जा रहा है बिल्स कलेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या रहा होगा। A substantial number of customers failed to pay their bills in telephone department. Obviously, बहुत सारे लोगों ने बिल नहीं दिए होंगे. This is the assumption. This is the reason they are going. इसलिए they are going home to home. So this is correct. Then there has been high default rate. Obviously, this is also correct. Default rate ज़्यादा है इसलिए घर घर जाके उनको बिल लेना पड़ रहा है. So both are correct. C. अब देखते हैं last question for today. Use Brill cream to look handsome. अब लिखा है कि if you want to look handsome, you should use Brill cream. So assumption, people want to look handsome. Yes, this is true. People want to look handsome.
इसीलिए बोला जा रहा है कि हैंडसम लगने के लिए ये यूज करिए, बिकॉज पीपल वांट टू लुक हैंडसम, दिस इज द रीजन दे आर सेइंग कि अगर ये वाली क्रीम यूज करिए. सो दिस इज assumption is implicit. Only ugly people will purchase this product. We cannot say. So इसका करेक्ट आंसर है ए. सो इस तरीके से आप स्टेटमेंट assumption के क्वेश्चंस करेंगे. स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, assumption को पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि क्या इसी assumption की वजह से ये स्टेटमेंट आई है, क्या ये assumption रीजन है बिहाइंड द स्टेटमेंट. इफ यस यू विल कंसिडर इट implicit, if no you will not consider it implicit. On the other hand, conclusion, on the basis of your understanding of the statement, you will see if you can conclude this fact or not. This is how you are going to attempt these kind of questions, statement assumption, statement conclusion. इस तरीके से आपको ये questions attempt करने हैं. ठीक है? We'll continue in the next class. Okay? Thank you.